आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 12। ठीक, तो इसमें सबसे पहले मैथ सॉल्व करेंगे। मैथ का पहला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग के एक विकर्ण की माप 4√2 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो देखिए इसका दिया है, कितना दिया है 4√2, मान दिया है कितना, वर्ग एक मान लीजिए। ठीक, ये एक वर्ग है और वर्ग को मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। और ये कह रहा है इसका विकर्ण कितना है 4√2, तो ये विकर्ण हो जाएगा कितना 4√2। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि है किसी वर्ग के एक विकर्ण की माप दी है 4√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4a होता है। तो इसका जो दिया है, पहले देखो ये चित्र हमने बना लिया, ये वर्ग हो गया, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c और इसको d, ये इसका विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण दिया है 4√2। ठीक, फिर कह रहा है कि अगर यहाँ से देखो इसको भी इस मान लो, इसको इस मान लिया। ठीक, और ए बी स्क्वायर अगर हम निकाल लें, ये ए और बी स्क्वायर प्लस बी, अगर हम क्या निकाल लें यहाँ पे ए सी, यहाँ पे देखो ए, अगर यहाँ से निकाल लें हम ए बी स्क्वायर, ये वाला, ठीक, ये बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी स्क्वायर, ये कितना है ए स्क्वायर, देखो ये है वे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर क्या मान दिया है 4√2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 चौक 16 गुणे 2, यानी कि क्या हो जाएगा 16 दूना 32। अब यहाँ से अगर 2 से कट कर दो, 2 एक कम 2 और 2 छक 12, और ये स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 4। और वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4a, तो इसलिए 4 इंटू ए का मान 4 यानी कि 16, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा 16। अगला है कह रहा है ए अपान बी की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि x की पावर का मान होता है 1, ऐसे ही a अपान b की पावर अगर 0 करोगे तो इसका मान भी 1 आ जाएगा, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर अगला कह रहा है कौन सा व्यंजक, ठीक, बहुपद नहीं है। तो अगर इसमें जो दिए गए विकल्प में से अगर हम बात करें तीसरा x² प्लस 7√x प्लस 5, ये जो है बहुपद नहीं है, क्योंकि x जो है वर्गमूल के अंदर है, इसलिए आगे, तो इसलिए से थर्ड हो जाएगा। ठीक, अगला है कि दी गई, दोस्तों तबीयत बहुत ख़राब है इसीलिए खांसी आ जाती है, इसलिए वीडियो को बंद करना पड़ता है, सॉरी उसके लिए। देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई संख्याओं में से अपरिमेय संख्या है, तो इसमें से अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ये 1000 बार पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए जो पाई अपान 3 है यह भी एक जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, इसीलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है एक आदमी उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, क्या चलता है उत्तर की तरफ 5 मीटर, मतलब ऊपर की साइड, मान लो 5 मीटर चलता है। फिर कहता है फिर वो पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है, तो यानी कि पूर्व की ओर वो चलता है 12 मीटर। फिर वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी हो जाती, मान लो प्रारंभिक बिंदु ये कर्ण पूछा है, ठीक,
तो ये 5 दिया, ये 12। इसका ट्रिपलेट रूल आपको याद होना चाहिए। 5 12 13 का होता है, मैं लिखवा दूंगी। तो यहाँ से कर्ण आ जाएगा 13, या पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे फिर भी 12 स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 144 और 25 कितना हो जाएगा 169। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो वैसे भी 13 आ जाएगा। ठीक, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। कह रहा है कि यदि x अनुपात है, कह रहा है इसका है, तो कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करिए। तो यहाँ से अगर हम x बटे 8 कर देंगे और बराबर क्या कर देंगे 5 बटे 4, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 5 बटे 4। कितना हो जाएगा 5 गुणे 8 बटे का 4, 4 दूनी 8 बराबर 5 दूनी 10, तो इसीलिए इसका 10 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समचतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। फिर कह रहा है 121 बटे 196 का वर्गमूल होगा। ये 11 का, अगर हम यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे वर्गमूल मतलब क्या हो जाएगा रूट, तो इसको जब निकालोगे तो ये 11 का स्क्वायर है तो 11 निकल आएगा और ये हो जाएगा 14, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड 11 बटे 14। अगला है कह रहा है एक्स बराबर 5/4। इसमें कह रहा है हल क्या है, तो देखो इसको सॉल्व कर लो। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या 5x प्लस यहाँ 10 हो जाएगा और ये 4 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 5x और प्लस का 5 50, तो यहाँ 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4x माइनस का 5x इक्वल टू 50 और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, अगर x बराबर यहाँ पे -50। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट -50। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कह रहा है 100 डिग्री का मान हो जाएगा। तो आपको पता है x 0 का मान होता है 1, वैसे ही अगर 100 की पावर यहाँ पे 0 करोगे मतलब 0 खाली, तो इसका भी पावर 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। अगला कह रहा है √7,744 का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको निकाल लीजिए, कितना दिया है 7744, अगर इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से ले लीजिए, 8 × 64, 8 दूनी 16 इधर हो जाएगा और 77 में से 64 गया तो 13, 44 उतार लो। फिर यहाँ पे किससे ले जाओगे, फिर 8 बार में ले जाओ, तो 8 28 64 के 4, 8 छक कितना हो जाएगा 8 छक 48, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी कि 4, यानी कि जब इससे करोगे तो हो जाएगा 13। ठीक, ये कट जाएगा, आया कितना 88, तो इसीलिए इसका आंसर 88 हो जाएगा। 88 यानी कि इसमें किसी में नहीं है तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कह रहा किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है तो वो होगा, तो ये कैसे लगेगा। इसका देखो घन का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, घन के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा का मान कितना दिया 12, तो 12 गुणे 12, 12 बराबर हम 144, चक्का कितना हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। अगला है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण हमेशा समकोण होता है यानी 90 डिग्री का होता है, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कह रहा है इसका गुणनखंड है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12, और यहाँ पे आप इसको पहले गुणनखंड बनाओ, क्या है ax स्क्वायर
प्लस 7 इतना हो गया। ऐसा करना है आपको कि गुणा करो तो 12 आए और जोड़ो घटाओ तो 7। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस का अगर हम 4 तें 12 और 4 3 7, तो यानी कि 4x प्लस 3x और प्लस का 12। अब यहाँ पे x आप कॉमन ले लो तो x प्लस 4 और यहाँ से प्लस 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 4 ये है गुणनखंड होंगे, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है ये वाला x प्लस 4 x प्लस 3, थर्ड ऑप्शन। अगला कह रहा है भिन्न विषम होता है, तो कोई भी भिन्न जो है विषम भिन्न जब होगा जब क्या हो जाएगा अंश बड़ा होगा हर से। ठीक, अंश बड़ा होगा हर से, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला अंश बड़ा होगा हर से। फिर अगला है कह रहा है शून्य नहीं है, तो शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन। अगला कह रहा है कि माइनस रूट, कह रहा कि रूट -16 का मान क्या हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप लिखो इसको लिख सकते हो -1 × 16। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको रूट -1 हो जाएगा इंटू रूट 16। अब देखो यहाँ पे ये निकल आएगा 4 4 चौक 16 होता है, ये इतना आ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर है एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो देखो अगर हम इसको लगाएं तो सबसे छोटी एक अंक वाली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2, इसलिए अब 2 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा था, ये 18 नहीं 19। कह रहा है कि एक चतुर्भुज के चारों कोण, कह रहा है इतने के अनुपात में है, सबसे बड़ा कोण होगा। तो देखो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे x, यहाँ भी x और यहाँ भी x, यहाँ भी x कर देंगे, ठीक है, चतुर्भुज के कोण क्या हो जाएंगे 1x 2x 3x और 4x, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो इसको जोड़ दो सबको, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस का 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 के बराबर। अब इसको जोड़ोगे 3 2 2 1 3 3 3 6 और 4 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, x बराबर 360, 0 0 कट गया, x बराबर आ जाएगा 36। और सबसे बड़ा कोण कौन सा है इसमें 4x, तो 36 × 4 कितना हो जाएगा 144 डिग्री, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड। अगला कह रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत जो है वो 20 हो तो सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखो अगर हम मान लें, ठीक है, 7 क्रमिक जो है संख्याओं का औसत, तो मान लो 7 लगातार जो संख्याएं होंगी कितनी हो जाएंगी x, फिर x प्लस 1 x प्लस 2। देखो हम लोग क्या मान रहे हैं, क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 प्लस ये कामा लगा दो, कितना हो जाएगा x प्लस 3, फिर क्या हो जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 5। ठीक, अब प्रश्न अनुसार अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 7 क्रमिक, तो ये 1 2 3 4 5 6 हुआ और प्लस x प्लस 6 7 हो गया, बटे कितना हो जाएगा 7। अब इसको ऊपर जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7x प्लस जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 21, और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना दिया है 20, तो ये बराबर का 20 हो जाएगा।
बराबर हो जाएगा 20 गुणे ये 7 जो उधर चला जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर आप कितना हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 20 सत्ते 70 और इधर 21। जब वहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 7x प्लस 21 बराबर हो जाएगा 20 गुणे 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 140 माइनस का कितना हो जाएगा 21, वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ax बराबर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7x बराबर हो जाएगा, घटाओगे तो 119, तो ax बराबर इससे इसे कट जाएगा, आ जाएगा 17। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 17। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अगला कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से। कह रहा प्रश्नवाचक का चिन्ह किस प्रकार से यहाँ से क्या आएगा। तो देखो 18 में अगर हम देखो 18 गुणे 2 और माइनस का 1 करें तो आ जाएगा कि देखो 18 दूना 36 में माइनस 1 कितना है 35। ऐसे ही यहाँ पे 12 को करो 12 गुणे 2, ठीक, माइनस 1, 12 दूना 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 23। तो इसीलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। करत तार से बने 49 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से एक आयत बनाया जाता है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अगर पाई बराबर 22/7 मान लें। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है वृत्त की परिधि। देखो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है वृत्त की परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है 2l + b और बराबर क्या हो जाएगा पाई d। तो यहाँ पे देखो आप मान रख दीजिए, यहाँ पे 2l का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे k मान लो या x कुछ भी मान लो, k मान लो, तो यहाँ जाएगा 7k प्लस कितना हो जाएगा 4k और बराबर पाई का मान 22/7 गुणे d कितना दिया है बने सेंटीमीटर व्यास दिया है 49। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7×4 11 के इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 गुणे 7 × 7 = 49 7 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो कट करो यहाँ से 2 से 2 1 कम 2 11 और यहाँ पे भी 11 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे 11 हो जाए 11 1 कम 11 यानी कि आ जाएगा 7। अब आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला l × b होता है, तो क्या होता है l × b आयत का क्षेत्रफल, ठीक। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7k × 4k हो जाएगा बराबर कितना है 28k²। तो यहाँ देखो 28 हो जाएगा गुणे कितना आया है 49, 28 गुणे देखो यहाँ पे कितना है, देखो 7k × 4k = 28k²। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28k² यानी कि k² इंटू मतलब इंटू हो जाएगा 7 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 गुणे 49, 7 × 7 = 49 होता है 49 बराबर अगर देखोगे तो 1372 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल LB होता है और यहाँ पे दिया है ना, क्या दिया है कि जो है यहाँ पे आप मान लेंगे के, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह लग जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन है यदि cos x माइनस 3 साइन x इजक्वल टू √3 साइन x है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन x अपान, मतलब यहाँ पे कर लो क्या क्या दिया है, cos x माइनस 3 साइन x बराबर क्या है √3 साइन x। तो यहाँ पे cos यहाँ पे दिया है, देखो इसको जो है साइन x से भाग कर दो। तो साइन x से भाग करोगे यहाँ पे तो cos अपान साइन क्या हो जाएगा cot x माइनस 3 साइन अपान x क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन है तो साइन साइन कट जाएगा, -3 हो जाएगा इजक्वल टू यहाँ साइन कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा √3। फिर यहाँ पे हो जाएगा cot x माइनस 3 इजक्वल टू, अगर यहाँ पे cot x बराबर निकालें तो √3 और प्लस का क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, 3 + √3 ठीक। अब यहाँ पे cot x को लिख सकते हो 1/tan, मतलब अगर tan x कर दो cot x बराबर तो tan x बराबर ये अपान में आ जाएगा 3 + √3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इन दो जो है इसको क्या कर सकते हो 3 माइनस √3 से सही में गुणा करा दो 3 माइनस √3। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस √3 और अपान 3 का स्क्वायर, 3 का जब इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 माइनस 3 तो आ जाएगा कितना 6। तो ये इतना आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 23 का फर्स्ट वाला। फिर अगला है कह रहा दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा 4 व्यक्ति PQR और यस हैं, इनमें से एक डॉक्टर है और एक फुटबॉल एवं क्रिकेट खेलता है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि P और Q शिक्षक हैं और P बैडमिंटन खेलता है, और कह रहा कि वकील और दोनों शिक्षक तैराक हैं, उनमें से एक टेनिस भी खेलता है, यस कैरम खेलता है और वकील है। सभी 4 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो है 2 खेल खेलता है और एक पेशे से जुड़ा है, इनमें से कौन कैरम खेलता है और तैराक है, ये पूछा है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें कहा है कि जो यस है, यस कैरम खेलता है और वकील है, ठीक। तो वकील है और इसमें कहा है क्या, इनमें से कौन कैरम खेलता है और तैराक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, जो कैरम खेलता है वही वकील है और वही क्या तैराक है, इसीलिए इसमें कौन सा हो जाएगा यस हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का कह रहा है QL की बेटी है जिसकी इकलौती बहन माँ मतलब यम है। देखो यहाँ पे देखो कह रहा है QL की बेटी है, इसको मान लो Q, बेटी किसकी है EL की, ठीक। ये है QL की बेटी है जिसकी इकलौती बहन यम, ठीक है, जिसकी इकलौती बहन यम ओ की बहू है, ठीक। यम बहू है किसकी ओ की, मतलब मान लो यहाँ पे कह रहा QL की बेटी है, Q बेटी है किसकी L की, फिर कह रहा है कि जो L है, ठीक, L के कह रहा है इकलौती बेटी हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको बना लो, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि QL की बेटी है, यानी कि यहाँ पे Q कर दो और इसकी बेटी कौन हो जाएगी L, मतलब L बेटी हो जाएगी। फिर कह रहा है कि इकलौती बहन यम ओ की बहू है, ओ के इकलौते बेटे की 3 बेटियाँ PQRS हैं, यस का L से क्या संबंध है। तो देखो अगर यहाँ पे करोगे L
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। इसकी क्या कहा है कि केवल एक बहन है, एक बहन है, ठीक। और क्या कह रहा है कि जो है ये बहू है ओ, तो इसमें देखो वो के इकलौते बेटे की, ठीक है, वो के इकलौते बेटे की 3 बेटियां, कौन कौन सी, पी क्यू, देखो पी, ठीक है, आर और यस। यम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा है, तो यम जो है ओ की बहू है, ठीक। यम जो है ओ की बहू है, तो क्या हो जाएगा, पी आर यस यम की बेटियां हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यम यल की बहन है, ठीक। जो यम है वो यल की बहन है, तब क्या हो जाएगा, यस यल की बहन की बेटी है, क्या हो जाएगा, यस यल की बहन की बेटी हो जाएगी, ठीक। तो इसीलिए 25 का क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बहन की बेटी। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे अगर साइन एक्स अपान कॉस एक्स का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो देखो यहाँ पे क्या कर लोगे, अगर हम यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे मान लो 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, बराबर हो जाएगा √2। आपको पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अधिकतम मान का फार्मूला ही होता है √a² प्लस b², ठीक। ये इसका अधिकतम मान होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 √2। अगला क्वेश्चन है 6 घड़ियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। पहले 10 मिनटों में वे कितनी बार एक साथ बजी होंगी। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसको 2 से कट कर दो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 ते 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर इसको 2 से कट कर दो, 2 1 कम 2, फिर इसको 3 लिखा रहने दो, 2 दूनी 4, 5, 2 ते 6। अब इसको 3 से करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3, और फिर इसको यहाँ पे 5 और 3 1 कम 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी देखो 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 8 को 5 ते 15, 15 8 120, तो 120 सेकंड हो जाएगा। अब कह रहा है 6 घंटियों को एक साथ बजने की संख्या, तो 6 घंटियों को एक साथ बजने की संख्या, तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 60 बटे कितना है 120, इसको प्लस 1 ऐड कर दो, तो यहाँ पे देखो 0 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो 5 1 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 6 यानी कि इसका तीसरा 6 बार बजी होंगी, ठीक। अगला कह रहा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे 16 है यहाँ पे, और 16 में जब 17 ऐड करोगे तब 33 हो जाएगा, ठीक, प्लस का 17 33 हो जाएगा, और 33 में जब प्लस 17 ऐड करोगे तो 50 हो जाएगा, प्लस 17 तो 50, 50 में प्लस का 17 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 67, और 67 में प्लस 17 ऐड करोगे तो हो जाएगा 84, यहाँ पे 84, ठीक। अब देखो यस यहाँ पे है, यस में -6 करोगे तब यम हो जाएगा, ठीक, यम हो जाएगा। और जो है यम में -6 करोगे तब जी हो जाएगा, ऐसे जी में -6 करोगे तो ए हो जाएगा, और ए में -6 करोगे तो यहाँ पे यू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, 84, कितना है 84 यू,
तो यहाँ पे 84 भी आ रहा है, यू भी आ रहा है। अब ये वाला देखो 8 को लेके चलो, देखो 8 में +4 ऐड करोगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक, +4। और 12 में +6 ऐड करोगे तब 18 हो जाएगा, प्लस का 6, और जो है प्लस का 6 हो जाएगा। अब 18 में +8 ऐड करोगे तब कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 में प्लस का 10 ऐड करोगे तब यहाँ 36 हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि साइन 15 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 75 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे साइन 15 है, इसको लिख लो, साइन 15 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 75, इतना दिया है, इसका मान रख लीजिए। देखिए साइन 15, इस यहाँ पे क्या करें आप, 1/2 साइन 30, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन 15 और साइन 75, कितना हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या देखो, अगर हम इसको 15 को साइन, देखो 15 को हम 1/2 साइन 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से अगर 30 को भाग करोगे तो 15 ही में चला जाएगा साइन, इस तरह चाहे लिखो। और यहाँ पे देखो ये जो लिखा है साइन 30 और साइन 75, तो इसको साइन 30 को आप 2 साइन 15 लिख लो, और साइन 15 चाहे 2 साइन 15 लिखो, 15 दूना 30, चाहे साइन 30 लिखो, इस तरह इसको लिख लो बनाने के लिए फार्मूला। अब यहाँ पे 1/2 गुणे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, और ये होता है देखो 2 साइन 15, 2 साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला होता है कास ए माइनस बी। तो कास ए माइनस बी, ए की जगह पे 15 माइनस, सॉरी यहाँ देखो 15 माइनस कितना हो जाएगा, 75, इतना हो गया। अब माइनस क्या होता है, कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी, तो कास ए प्लस बी मतलब 15 + 75, ठीक, 15 + 75 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, और ये किसका पूरा फार्मूला बन गया, यहाँ पे जब करोगे तो आ जाएगा कितना, कास 60 माइनस कास 90 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 1/4, ये इसका इतना निकल के आ गया, ठीक। फिर यहाँ पे कास 60 का मान होता है 1/2 माइनस कास 90 का 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/4 गुणे 1/2, ये हो जाएगा 1/8। तो इसका 29 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 29 का ये वाला ए दूसरा, ठीक, 1/8। अगला कह रहा है कि यदि a बराबर 2b + 3c, कह रहा है a बराबर 2b बराबर 3c और a + b + c = 121 है, तो √a² + b² + c² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया क्या है, इतना दिया है, यहाँ से हम अगर निकाल लें, क्या करें यहाँ से, इसमें देखो, इसमें अगर हम लिखा है a बराबर 2b और बराबर दिया है 3c, इसमें अगर हम 6 से भाग कर दें, ठीक, 6 से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा, a/6 हो जाएगा, बराबर 2 3 6 b/3 हो जाएगा, और बराबर 3 दूनी 6 c/ कितना हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए आप, यहाँ पे a बराबर मान लीजिए क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6 के, और यहाँ b बराबर मान लीजिए, ठीक है, b बराबर क्या मान लोगे, यहाँ कितना दिया 3, तो 3 के,
और c बराबर क्या हो जाएगा 2k, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 121 दिया है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 121 दिया है। तो a बराबर निकल के क्या आया है 6k प्लस b बराबर क्या दिया है 3k प्लस c बराबर क्या दिया है 2k इज इक्वल टू 121। ठीक, अब 6 3 9 10 11 तो हो जाएगा 11k बटे 121 121 हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा 121 बटे 11 यानी कि 11 आंसर हो जाएगा, 11 हो जाएगा। k की वैल्यू 11 आ गई। ठीक, अब इसका फार्मूला होता है, देखो इसका फार्मूला होता है ब्रैकेट मतलब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर का मैंने मतलब क्या है 6k स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब प्लस 3k स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 2k स्क्वायर। ठीक, अब इसको जो है आप करोगे क्या, अंडर रूट ये छका हो 36 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 चौक मतलब यहाँ पे जो है 2 दूनी 4 और इन सब में जो है के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो के स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ से टोटल 36 9 और 4 टोटल मिला के 49 हो जाएगा और के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 49 के हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालोगे 7 7 49 यानी कि 7 के हो जाएगा, यहाँ पे 7 के आया और यहाँ 7 इंटू के की वैल्यू निकल के कितनी आई 11 तो 11 रख दीजिए। तो 11 सतह कितना हो जाएगा 77 बराबर 77 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक, देखो ये सेकंड ऑप्शन में आ रहा है इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला है कह रहा प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे 6 है, 6 यहाँ पे 13 यहाँ पे 41। तो देखो अगर हम 13 को ठीक 13 को लिखें 6 गुणे 2 और प्लस 1 कर दें 6 दूनी 12 1 13। ठीक, और फिर 41 है यहाँ 41 को क्या करोगे 41 को जो आगे संख्या है तो 13 गुणे 3 13 दूना 26 13 3 39 39 में 2 ऐड करो 40 41 हो जाएगा। ऐसे ही 167 में क्या करोगे जो इसके आगे संख्या 41 तो 41 गुणे क्या हो जाएगा 4 और प्लस का 3 कर दोगे, एक एक बढ़ाते जाओगे तो 41 चौके कितना हो जाएगा 41 चौके कितना हो जाएगा और इसमें ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा 41 चौका 164 और 164 में 3 ऐड करोगे तो कितना होगा 167। अब ऐसे ही यहाँ पे जब करोगे तो 167 मतलब 167 गुणे कितना हो जाएगा 5 और प्लस हो जाएगा 4 तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 839। ठीक, जब इसको करोगे 167 गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 बड़ा तो 167 पंचे कितना हो जाएगा 835 835 और 4 कितना हो जाएगा 839। इसीलिए जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है करा यहाँ पे क्या आएगा पूर्ति करिए। तो इसमें देखो इसको ध्यानपूर्वक देखो ये जो बी है ठीक, अगर हम बी में -5 करें तो यहाँ पे जी आ जाएगा और जी में -5 करें तो यहाँ पे यल आ जाएगा। ठीक, और फिर यल में -5 करें तो यहाँ पे क्यू आना चाहिए। ठीक, अब देखो दूसरी बात यहाँ पे 8 दिया है। ठीक, 8 जो है ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब। फिर ये 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब और ये जो है 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौके 64। तो अगला क्या हो जाना चाहिए 5 का क्यूब।
5 का क्यूब मतलब 25 पंचे 125, तो यहाँ 125। अब देखो ई है, ई में जब हम +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई में +5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा जे, ठीक। और जे में +5 करेंगे तो हो जाएगा ओ, ठीक। और ओ में +5 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, यानी कि क्यू 125 टी आना चाहिए। तो ये कौन से ऑप्शन में है, सेकंड। ये देखिए क्यू 125 टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये तो बहुत लंबा है, देखो कह रहा है ABCDEFH और क्या है आई उन लड़कों के नाम हैं जिनके पसंदीदा खेल जो है PQRSTUV और W है। कह रहा जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, प्रत्येक लड़के को केवल एक खेल पसंद है। कह रहा डी का पसंदीदा खेल यस है, डी और एफ को खेल पी और डब्ल्यू पसंद नहीं है, ACE और जो है एच को खेल जो है UPW और जो है यस पसंद नहीं है, बी को खेल डब्ल्यू पसंद नहीं है। कह रहा आई को पसंदीदा खेल कौन सा होगा। तो देखो इसका एक ग्राफ बना लो, ठीक। कैसे बनाओगे, देखो पहले एक ग्राफ ऐसे बना लो, इतना बड़ा, ठीक। इसमें देखो, इसमें क्या कर दो, इसको मान लो खेल, ठीक। और इसको यहाँ पे बॉय मतलब लड़के, एक खेल है, ठीक। और यहाँ पे बॉय मतलब लड़के हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे हम रख दें क्या P, ठीक। और फिर Q, फिर R, एक सेकंड थोड़ा बड़ा बना ले, देखो यहाँ पे इतना ये तालिका बना लो, ठीक है। और ये सबको खींच दो, ये जो दिया है, ठीक। फिर इसके बाद में देखते हैं, एक सेकंड। अब जो कहे वो करते जाओ, ठीक। ये वाला B, ये C, ये D, ये E, ये F और ये EH और I, इतना लोग दिए हैं, ठीक। तो हमने बना लिया। अब जो जो कहे वो करते जाओ। कह रहा है कि इतने लड़के हैं ABCDEFH और I उन लड़कों के नाम हैं जिनके पसंदीदा खेल जो हैं पसंदीदा, मान लो इधर देखो, इधर ये देखो B लड़के हैं, इधर खेल, कह रहा पसंदीदा खेल। तो जो है इधर देखो लड़के हैं इस वाली लाइन में और इधर इनके पसंदीदा खेल हैं। देखो कह रहा है कि कह रहा ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, कह रहा प्रत्येक लड़के को केवल एक खेल पसंद है। कह रहा डी का पसंदीदा खेल यस है, डी का पसंदीदा खेल क्या है, यस है। तो यस कहाँ पे है, डी यहाँ पे है और डी यस, तो यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखो ये, ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, डी और एफ को पी और डब्ल्यू पसंद नहीं है, डी और एफ को, ठीक है। डी और एफ को क्या नहीं पसंद है, डी और एफ को पी डब्ल्यू नहीं पसंद है, यानी कि पी नहीं पसंद है, ठीक। और क्या नहीं पसंद है, डब्ल्यू नहीं पसंद है। तो यहाँ पे कट कर दीजिए, देखो पी और देखो डी बोला है और एफ बोला है, तो यहाँ पे डी को क्या नहीं पसंद है, जो है डी और एफ को पी और डब्ल्यू नहीं पसंद है, ठीक है।
ना तो P पसंद है और ना W पसंद है। ठीक, कह रहा है कि D और F को PW नहीं पसंद है, D और F को भी। ठीक, F को भी नहीं पसंद है और यहाँ पे इसको भी नहीं पसंद है। ठीक, अब कह रहा है कि A, C, E और H को खेल U, P, W, S पसंद नहीं है। A, C, E को। ठीक, A, C, E को, A को नहीं पसंद है और क्या S नहीं पसंद है, मतलब ये भी कट जाएगा और फिर U इसका भी कट जाएगा और W ये भी नहीं। इसी को तो बोला है वो जो है U, P, W, S। देखो U, P, W, S ये नहीं पसंद है। फिर देखो कह रहा B को खेल W पसंद नहीं है, B को खेल W पसंद नहीं है। ठीक, ये वाला B का अब कह रहा है कि पसंद नहीं है। फिर कह रहा है B को खेल W पसंद नहीं है। फिर कह रहा है I का पसंदीदा खेल कौन सा है। तो यहाँ से देखो प्रत्येक लड़के को केवल एक खेल पसंद है। तो इस टेबल में अगर देखा जाए, ठीक, तो I का पसंदीदा खेल क्या हो जाएगा, जो I है ये वाला I का पसंदीदा खेल क्या हो जाएगा इसमें से। तो देखो तो इसमें W ही होगा। ठीक, अगर देखा जाए तो W हो जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी को एक खेल पसंद है। तो इसमें देखो A में इतने कट हैं, B में जो है इसको इसमें हो जाएगा और D में जो है D में ये पसंद है। ठीक, ऐसे ही होते करते क्या हो जाएगा I को ये पसंद हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, W हो जाएगा। 33 का पहला। अगला देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हवाई जेट 5 घंटे में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। समान दूरी को 2 घंटे में तय करने के लिए हवाई जेट की आवश्यक चाल कितनी होनी चाहिए। तो देखो दूरी बराबर होता है गति गुणे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, गति गुणे समय। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 144 दी है और गुणे जो है 5 हो जाएगा और किलोमीटर में ये है। ठीक है, इतना हो जाएगा ये दूरी बराबर। ठीक, फिर हवाई जेट की गति क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय। तो दूरी इतना दिया है और समय कितना दिया है, 2 घंटे। तो 2 कर दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 72 गुणे 5, 5 दूनी 10 0 और 7 पचे 35, 1 36, 360 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कि 15 भुजाओं वाले समबहुभुज का बहिष्कोण ज्ञात कीजिए। देखो तो यहाँ पे n बराबर दिया है 15 और एक बहुभुज के y कोणों का योग कितना होता है, 360। तो y कोण कितना हो जाएगा, 360 बटे 15 हो जाएगा। n होता है फार्मूला 360 बटे n, इसका फार्मूला होता है 15 से कट कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 24 सही हम 360 होता है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, 24 डिग्री आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला। अगला है, कह रहा है कि कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर ये W, देखो W में से जब -5 करोगे, देखो W में से -5 करोगे तब क्या निकल के आ जाएगा। पहले यहाँ से देखो y में -5 करोगे तब हो जाएगा t। ठीक, y में -5 करोगे तो t हो जाएगा। सम में -5 करोगे और t में -5 करोगे तो o हो जाएगा। ठीक,
टी में -5 करोगे तब क्या हो जाएगा ओ, और फिर यल में -5 करोगे तो जी हो जाएगा। ठीक, यहीं देखो जी हो जाएगा। यल में देखो, यल में -5 करोगे तो यहाँ जी हो जाएगा, और एच में -5 करोगे तो सी हो जाएगा। ठीक, और एच में ऐसे सब में देखो, फिर से देख लो, वाई में -5 करोगे तो टी हो जाएगा, यहाँ टी लिखा है। ठीक, और फिर इसको हटा दो, फिर से देखो यहाँ पे वाई है, वाई में -5 करोगे तो टी हो जाएगा। ठीक, यहाँ टी देखो लिखा है। फिर देखो यहाँ पे अगर यहाँ से लेके चलो तो देखो W में -5 करोगे तो क्या हो जाएगा R हो जाएगा यहाँ, और G में -5 करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे -5 करोगे तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा V हो जाएगा। ऐसे ही H में -5 करोगे तो C हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे L में -5 करोगे तो G हो जाएगा। ठीक, L में -5 करोगे तो G हो जाएगा, और T में -5 करोगे तो क्या हो जाएगा O हो जाएगा, और Y में 5 करोगे माइनस तो हो जाएगा T। ठीक, ऐसे ही सारा आ जाएगा। ऐसे ही इसको करो तो यहाँ T में -5 करोगे तो T में -5 करोगे तो आ जाएगा वो। ऐसे G में -5 करोगे तो आ जाएगा B, D में -5 करोगे तो आ जाएगा Y, B में -5 करोगे तो आ जाएगा W, और B में -5 करोगे, देखो फिर से देख लो, T में -5 करोगे तो आ जाएगा O, और G में -5 करोगे तो आ जाएगा B, और D में -5 करोगे तो आ जाएगा Y, और D के बाद B में -5 करोगे तो आ जाएगा W। ऐसे ही H में -5 करोगे तो आ जाएगा C, और M में -5 करोगे तो आ जाएगा H। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला देखो H C W Y B और O। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है क्रय विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए। तो देखो ये जो 7 है, 7 जो है ये वाला 7, इसको आप लिखो 6 + 1। ठीक, तब तो 7 होगा। इन दोनों को ऐड कर दो। दूसरा इसमें से देखो, अगर हम 2 7 5 को लें इस वाले में, तो देखो 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ 4 और 2 7 है। तो देखो ये 2 जो है, इसको जब हम 4 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 जो है 2 के बराबर नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन अलग है, भिन्न है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करिए। कह रहा कि प्रिंटर, इंटेल, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। तो देखो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा कि जो है, एक सेकंड, देखो ये जो मदरबोर्ड, कीबोर्ड और कौन सा प्रिंटर, ये सभी हार्डवेयर है। लेकिन जो इंटेल है ये जो है एक कंपनी है जो इन सभी हार्डवेयर यंत्र का निर्माण करती है, इसीलिए सेकंड वाला जो है ये इन सब से असंगत है। ठीक है। अगला है कि कह रहा है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ दिया है सौंदर्य, यहाँ देखना, यहाँ संगीत। तो देखो जिस प्रकार से सौंदर्य जो है ये देखने की चीज़ है, ठीक है, सौंदर्य को देखा जाता है, उसी प्रकार संगीत को सुना जाता है, मतलब ये सुनने की चीज़ है। तो इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 39। ये सुनना,
हियर हो जाएगा, सुनान लिखा है सुनना हो जाएगा। ठीक, तो अगला है, कह रहा है कि क्या दिया है कि कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में जो है पिकल को लिखा गया है KRXPOV लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कह रहा है कि उसी कूट भाषा में कह रहा है इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर जाएंगे ये वाला, ठीक, देखो पी का विपरीत अक्षर होता है के, तो यहाँ पे के हो गया। और यहाँ जो आई है, आई का विपरीत अक्षर होता है आर, और के जो सी है, सी का यक्स होता है, और के का पी होता है, यल का ओ होता है, और वी का ई होता है या ई का वी होता है। तो ऐसे ही इसको लिख दो। टी का विपरीत क्या होता है, टी का विपरीत होता है जी, यू का यफ, यू का यफ हो जाएगा, आर का आई, और यन का क्या हो जाएगा यम, आई का क्या हो जाएगा आर, पी का क्या हो जाएगा के। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला मिल रहा है जी एफ आई यम आर के। ठीक, अब देखो अगला है, अब आ गया सामान्य अध्ययन। ठीक, सामान्य अध्ययन का है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जिलों को आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001-2011 के अनुसार क्रम मतलब सही क्रम चुनिए। तो इसमें जो है सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले सिवान, फिर किशनगंज, फिर मधेपुरा। ठीक, तो अगर हम ज़िले देखें तो किशनगंज का जो है, देखो अगर हम यहाँ पे देखें मतलब ज़िला में वृद्धि जो है 2001 और 2022 के बीच में जनसंख्या में वृद्धि किशनगंज में कितना हुआ है 30.40%, मधेपुरा में जो है 31.12%, और सिवान में कितना हुआ है 22.70%, और जो है यहाँ पे किशनगंज का कितना, किशनगंज का 30.40%। तो इसीलिए इस तरह हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो इसमें जो है सेकंड हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग। देखो यहाँ पे इसका देख लीजिए, फिर से देख लीजिए 41 से, हमको लगता है वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें जो है 41 नंबर का कि बिहार, यहाँ से देख लीजिए, कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो ये हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। फिर 44 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो ये साम्यवादी जो राज्य है वो जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। फिर इसमें है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इधर देख लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ये वाला। देखो इसमें हो जाएगा, ये पहला सही हो जाएगा, ए का दूसरा, मतलब नए राज्यों का
गठन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित है। फिर यहाँ पे बी का 1 यानी कि नागरिकता का जो है भारतीय संविधान का भाग 2 में वर्णित है। फिर सी का 4 हो जाएगा यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान का भाग 3 है। फिर डी का 3 मतलब प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है वो भारतीय संविधान का आर्टिकल 323A में वर्णित है। ठीक, ये दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का प्रावधान, और अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधान मंडलों के गठन का प्रावधान तथा अनुच्छेद 170 में विधान सभाओं की संरचना का प्रावधान दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि वह संतुष्ट हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिनमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यक्ष खतरे में हो। यद्यपि जो है 1991 में वित्तीय संकट आया था, फिर भी तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी नहीं की गई है। फिर अगला है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है, तो ये हो जाएगा कौन सा, लाल सागर। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, जो विकल्प 3 दिए गए हैं इसमें से लाल सागर विश्व का सबसे नमकीन लवण है। लाल सागर जो है एशिया से अफ्रीका के महाद्वीप के बीच में हिंद महासागर का एक अर्ध संलग्न प्रवेश या विस्तार है। लाल सागर नमक के 86% घटक और सौर वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा 73वां संशोधन। अगर हम बात करें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 किराया न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो ये हो जाएगा इसका लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा लाए गए महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। महाभियोग का आधार संविधान का अतिक्रमण होता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। यह प्रक्रिया जिस सदन में पहले आता है उसके 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। फिर है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो ये हो जाएगा इसका 6 महीने तक। देखो 6 महीने तक कोई व्यक्ति जो है संसद का सदस्य ना होते हुए भी मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। अगला है कि शरीर मतलब मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी
तो ये हो जाएगा मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, इसमें जो है खोखली होती है। ठीक, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। पैर की हड्डी का खोखलापन इसे मजबूत एवं हल्का बनाता है। और मनुष्य के पैर में फीमर, टीबियो, फिबुला जो है, टार्सल्स एवं मेटा आर्शल्य अस्थियाँ होती हैं। इनमें टीबियो फिबुला जो होते हैं वो मुक्त रहती है। फीमर तथा टीबियो फिदुला के संधि स्थान पर एक गोल प्लेट नुमा हड्डी पाई जाती है, जिसे पटेला यानी कि घुटने की हड्डी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये हो जाएगा 8। खोपड़ी का निर्माण कपाल और मुख की अस्थियों से होता है। 8 अस्थियां मस्तिष्क को एक मजबूत बॉक्स में बंद करके रखती हैं। अस्थियां जैसे कि कुछ अस्थियों के नाम जैसे फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, मेलर, मैक्सिला, डेंटरी तथा नेजल होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 55 नंबर का कह रहा है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसे बहमनियों से गोवा छीना। तो ये हो जाएगा कौन सा? हरिहर द्वितीय। देखो, बहमनी शासक जो मुजाहिद शाह की हत्या हो जाने के बाद जो है विजयनगर शासक हरिहर टू ने जो है अंदोनी चोल जो है दाभौल और गोवा से बहमनियों को निकाल दिया तथा कृष्णा नदी विजयनगर की उत्तरी सीमा हो गई। ठीक, अगला है इंसुलिन प्राप्त होता है। तो ये किससे? डहेलिया के जड़ों से। ठीक, देखो, लैंगर हैंस की जो दीपिका के वीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन जो होता है वो शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ये जो है डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन प्रोटीन संश्लेषण को भी प्रेरित करता है। इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह तथा अति श्रवण से जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये हो जाएगा 3rd सोम, और इस पेय पर जो है नामाकृत देवता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल। 3रा मंडल सावित्री को समर्पित है। इसमें इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि हेतु 200 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 10म मंडल के पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो ये हो जाएगा, क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा। देखो, लोहा, कार्बन, क्रोमियम एवं निकेल को मिलाकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। क्रोमियम की मात्रा स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो क्यों? क्योंकि प्रशासनिक केंद्र के रूप में बिहार शरीफ जो है वो विद्या एवं धार्मिक केंद्र के रूप में विख्यात था। बिहार शरीफ में ही प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय था। इसमें देश विदेश से पढ़ने हेतु छात्र आते थे। राजगृह नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल इसी जिले में है। अगला है, देखो ये भी है, इसमें से जो है 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा सही हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक, देखो दूसरा चौथा सही हो जाएगा, मतलब विद्या के केंद्र के रूप में जाना जाता है और धार्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो इसीलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 4। ठीक, गलती से उधर लग गया था। फिर है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि देखो, कह रहा है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि जो है, एक सेकंड, नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि क्या हो जाएगा, ये एलपीजी द्वारा
चोक हो जाते हैं। ठीक, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। एलपीजी जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। यह गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसीलिए इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है जिससे इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचाना जा सके, इसीलिए वो जो है हम लोग जान जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखो कह रहा है किसके शासन काल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो क्या हो, तो इसका हो जाएगा जो है मोहम्मद तुगलक। देखो बेगमपुर मस्जिद दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है और 14वीं शताब्दी में दिल्ली को अपना चौथा शहर मिला जिसे जो है भव्य रूप में जहां पनाह या विश्व की सरल नाम दिया गया। इसे जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 ईस्वी से जो है 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी में बनवाया था। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो ये था मोहम्मद शाह। जो है मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। इसी के शासनकाल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ जिसमें इसे लूट कर वह अपने साथ ले गया। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक प्रतिशत आयु है। तो ये हो जाएगा रोहतास। जो है रोहतास में 73 कितना है 73.37 ठीक और प्रतिशत। और बक्सर का कितना हो जाएगा, बक्सर में 70.14%, मुंगेर में 70.46%, दरभंगा में जो है 56.56%। फिर अगला है कह रहा वर्तमान में बिहार में कितने बाल गृह कार्यरत हैं। तो ये कितने हैं 33। वर्तमान बिहार में 33 बाल गृह मतलब 22 लड़कों के लिए 11 लड़कियों के लिए कार्यरत हैं। कुल राज्य के बजट में बाल विकास पर खर्च का हिस्सा 12% है। अगला है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादक राज्य में जैसे ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार ठीक है। उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादक राज्य में देश में प्रथम स्थान पर था। वर्तमान में भी भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं में देश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता अगर होती है तो वो पंजाब में होती है। ठीक, अगला है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। तो ये पहला हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज जो है जिला ये पश्चिम में अररिया जिले से घिरा हुआ है। दक्षिण पश्चिम में पूर्णिया जिला, पूर्व में पश्चिम बंगाल के उत्तर जो है दिनाजपुर जिला और उत्तर में पश्चिम बंगाल और नेपाल के दार्जिलिंग जिले नेपाल से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल की एक संकीर्ण पट्टी लगभग 20 किलोमीटर चौड़ी इसे बांग्लादेश से अलग करती है। जिले के मध्य से बहने वाली प्रमुख नदियां जैसे महानंद और कंकई, मेची, डौक, रतुआ और जो है रमजान सुधानी है। फिर अगला क्वेश्चन 67 नंबर का क्वेश्चन है कह रहा है कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से पहला इसमें जो है क्या हो जाएगा, इसमें समय के साथ निवेश घटता है। हरित क्रांति जो है वो कब हुई थी 1965 ईस्वी में हुई थी। ठीक, 1965 में हुई थी। इसमें जो है भारतीय कृषि में उच्च उपज देने वाली किस्म यानी कि HYV बीजों की पहली शुरुआत के साथ शुरू हुई। अगर हम बात करें हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत सिंचाई परियोजनाओं और फसल किस्मों के लिए कीटनाशकों और सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। इन
क्षारीय रसायनों के उपयोग से मिट्टी का पीएच स्तर बढ़ गया। मिट्टी में जहरीले रसायनों ने लाभकारी रोग जनकों को नष्ट कर दिया, जिससे उपज में और गिरावट आई। ठीक, अगला है कि एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये बनते हैं किससे? उत्तल लेंस से। ठीक, इसमें अगर देखा जाए उत्तल लेंस ही सही हो जाएगा। ठीक, ये उत्तल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए पढ़ने वाले लेंस के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 1956 में वर्ष के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? तो ये किया गया था जो है आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, देखो, तेलुगु बहुमत वाले राज्य के गठन की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं में से एक जो थे वो थे पोट्टी श्री रामुलु का आमरण अनशन करने के बाद 16 दिसंबर 1952 ईस्वी को निधन हो गया था उनका। इसके परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को तेलुगु भाषी लोगों के लिए भाषाई आधार पर पहले राज्य का निर्माण हुआ, जिसे आंध्र राज्य कहा गया। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा सूती मिल कामगारों के लिए। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 ईस्वी में सूती मिल कामगारों के लिए प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने सूती मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप किया। गांधी जी ने जो है मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और खुद अनशन पर बैठने का फैसला किया। बाद में ट्रिब्यूनल ने जो है 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। फिर अगला क्वेश्चन है कि गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार से तात्पर्य क्या है? तो ये हो जाएगा काम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ठीक, तो फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा कि जो गांधीयन इनोवेशन क्या होता है? तो गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए है। गांधीयन इनोवेशन जो है वो प्रोफेसर प्रहलाद एवं R.A. माशेलकर द्वारा तय किया गया शब्द है, जिसका आशय है न्यूनतम संसाधन और न्यूनतम लागत पर अधिक लोगों की सेवा। गांधीयन इनोवेशन 2 सिद्धांतों यानी पहुंच यानी क्या हो जाएगा एफोर्डेबिलिटी और धारिणता मतलब सस्टेनेबिलिटी पर कार्य करता है। ठीक, अगला है कि गांधी जी का करो या मरो का आह्वान नारा था। तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक, गांधी जी ने करो मरो का नारा जो भारत छोड़ो आंदोलन वो 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। गांधी जी के इस नारे का आशय था कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के लिए मतलब आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। ठीक, फिर अगला 73 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष में एक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो ये किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक, इसमें अगर बात करें तो भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। गोखले जी ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, जिससे पता चलता है कि कौन से बीजों से निकाला गया तेल हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा नारियल, मूंगफली और सरसों। ठीक, देखो नारियल, मूंगफली एवं सरसों तेल बीज वाली फसल है जिनका तेल दैनिक जीवन में प्रयुक्त होता है। तेल का उपयोग
साग सब्जी पकाने, तलने से लेकर चंपी मालिश के दौरान पर किया जाता है। तेल का औषधीय उपयोग भी है। तेल वसा के स्रोत हैं, इसीलिए तेल को खाद्य तेल भी कहते हैं। अगला है कि रुक्षांश क्या है। रुक्षांश हमारे शरीर से अनावश्यक पदार्थों को बाहर फेंकने के काम को करता है। करा निम्नलिखित में से कौन सा रुक्षांश का एक स्रोत है। तो ये हो जाएगा कौन सा, मक्का। ठीक, क्या हो जाएगा, मक्का। देखो, भोजन में रुक्षांश का महत्व। छिलकेदार रेशेदार पदार्थ रुक्षांश के पर्याय हैं। रुक्षांश का उदाहरण सलाद है। सलाद के आइटम जैसे गाजर, मूली, टमाटर, प्याज, नींबू, खीरा और चुकंदर, शलजम आदि सभी समग्र रूप से रुक्षांश के परिगणित हैं। ये भोजन को संतुलित एवं सुपाच्य बनाते हैं, जल्दी पच जाता है। ठीक, फिर है कुत्ते के काटने पर होने वाली बीमारी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है, कौन सा लगाया जाता है, टेटनस का लगाया जाता है। कुत्ते के काटने से बचने हेतु टेटनस का टीका लगाया जाता है। कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, जिससे टेटनस का खतरा रहता है। टेटनस से बचाने हेतु रेबीज के टीके लगाए या लगवाए जाते हैं। काटने के दौरान लार से वायरस शरीर में संचरित हो जाते हैं। बुखार, ऐंठन एवं पक्षाघात इसके लक्षण हैं। फिर अगला है, डॉक्टर ने बंसी को कुनैन दवाई लेने के लिए कहा। उसे क्या बीमारी हो सकती है। तो उससे क्या हो सकता है, मलेरिया। देखो, मलेरिया की दवा कुनैन की गोलियां हैं। कुनैन जो है वस्तुतः क्यूनिन ही है, जिसका कच्चा माल जो है सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया वाले मच्छरों के काटने से हुए तेज बुखार को कम करने में यह जो है कारगर दवा प्रमाणित है। फिर अगला है, कह रहा है 2 ऊंचे पर्वतों के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एक सेकंड, उसे कहा जाता है घाटी। जो पर्वतों के बीच, ठीक है, पर्वतों के बीच के स्थान को घाटी कहते हैं। जैसे यू आकार की घाटी और बी आकार की घाटी। घाटी एक गहरी संकरी भ्रंश वाली स्थलाकृति है, जो तराई पर्वतीय क्षेत्रों में खास तौर से दिख जाती है। ये सुरम्य, शांत और दिलचस्प होती है। अगला है, कह रहा है प्रकृति के पास मानव की आवश्यकता के लिए बहुत है, परंतु उसके लालच के लिए काफ़ी नहीं है। ये किसने कहा। तो ये हो जाएगा दूसरा, महात्मा गांधी जी ने। ठीक, प्रकृति के पास मानवीय आवश्यकता के लिए चीज़ें प्रचुर हैं, न कि लालच के लिए। यह महात्मा गांधी जी की उक्ति है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जब एक नदी बहुत ऊंचाई से सीधे नीचे गिरती है तब हम उसे कहते हैं। तो यह हो जाएगा, किसे कहते हैं, झरना। झरना ऊंचाई से गिरते जल राशि में रूपायित होता है। जल जो है झरझर के गिरने की क्रिया ही जो है संज्ञाबद्ध होकर झरना बन गया है। झरने जो है वो निर्मल जल के समृद्ध स्रोत हैं, जिनका पवित्र एवं औषधीय मूल्य भी होता है। झरना का बृहदाकार रूप जलप्रपात होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये कौन से में लिए थे। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एक सेकंड देखें, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे। इसमें हमारे ख्याल से ये वाला सही होना चाहिए। ठीक, देख लीजिएगा आप लोग कौन सा, आप लोग बताइएगा कि इसमें गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
तो देखो इसमें से ये, ठीक है। इसमें देखो साइमन कमीशन का कालक्रम क्या है, तो साइमन एक कमीशन, इसमें देखो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। पहले साइमन कमीशन आया था, कब आया था, ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी, ठीक है। फिर इसके बाद में दांडी कब हुआ था, 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, ठीक। फिर इसके बाद में गांधी इरविन समझौता, ये हुआ था 4 मार्च 1931 ईस्वी। और पूना समझौता कब हुआ था, ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि करा 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और क्या हो जाएगा, गुजरात राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य का पुनर्गठन किया गया। 1 मई 1960 को बॉम्बे को विभाजित कर भाषाई आधार पर महाराष्ट्र एवं गुजरात नामक 2 राज्य का उदय हुआ, ठीक। अगला है कह रहा कि अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मतलब जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से एक वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था, तो ये हो जाएगा 5वीं, ठीक। मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 ईस्वी से 1978 ईस्वी तक चली थी। इस योजना में जो है गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा सभी को प्राथमिकता दी गई थी। मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में इस योजना को समाप्त कर दिया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत के बाद जो है रोलिंग योजना 1978 से 1983 ईस्वी तक प्रभावी रहा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सैंटोस बंदरगाह, जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है, वो कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, ब्राज़ील में। सैंटोस जो ब्राज़ील में साओ पाउलो का बाहरी बंदरगाह है और इसे विश्व के काफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। फिर अगला है कह रहा है भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी, तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। देखो सतलज नदी पर निर्मित ये परियोजना हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान को संयुक्त परियोजना है। किसकी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का यह दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसके द्वारा जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारी पानी का अणुभार होता है, तो ये हो जाएगा कौन सा, 20। देखो भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड यानी कि D2O होता है। भारी जल का अणुभार 20 होता है, जबकि साधारण जल का अणुभार 18 होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कह रहा समान प्रकार की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की गई हैं। यदि N बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का विभव होगा। देखो पहले यहाँ पे मान लो कि माना छोटी बूंदों का आवेश Q और जो है त्रिज्या R है, ठीक। तो यहाँ से लगा लो R है और आपको पता है कि बड़ी बूंद का कुल आवेश क्या हो जाएगा, कैपिटल Q हो जाएगा, ठीक। तब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, देखो अगर हम बड़ी बूंद का, ठीक है, देखो अगर हम बड़ी बूंद का कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश ये क्या हो जाएगा Q, और इस क्या कर दोगे N Q, ये समीकरण है, और सभी छोटी बूंदों का आयतन बड़ी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई R³ इंटू N हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई R³ होगा। और जो कैपिटल R है ये बड़ी बूंद की त्रिज्या है और छोटी वाली स्मॉल r जो है छोटी बूंद की त्रिज्या, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप निकालोगे यहाँ पे 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे R³ N बराबर हो जाएगा R³, ठीक। अब यहाँ से कैपिटल R निकालोगे तो हो जाएगा
n की पावर 1/3। अब आपको पता है कि बड़ी बूंद का विभव v1 होता है, अब मान लो, और छोटी बूंद का विभव b मान लो। तो b1/b2 क्या हो जाएगा, देखो b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल Q r Q इंटू आर हो जाएगा, स्मॉल q इंटू आर। अब b1/b2 इधर रखोगे तो यहाँ पे क्यू आर की जगह पे क्या हो जाएगा, n q इंटू आर अपान क्या हो जाएगा, q इंटू आर इंटू n की, यहाँ पे आर कैपिटल आर का मान कितना निकल आया है, r n की पावर 1/3। अब यहाँ से आप कट कर दीजिए जो कटे, यहाँ से देखो r कट गया, q कट गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, b1/b2 बराबर बच जाएगा n अपान ये वाला n बचेगा और ये बचेगा, ठीक, n/n की पावर 1/3। अब यहाँ पे अगर b1/b2 का मान है, ठीक। अब यहाँ से देखो, अगर हम b1/b2 बराबर यहाँ क्या करेंगे, n की पावर हो जाएगा ये 1 माइनस, देखो एक यहाँ एक मान सकते हो ना n की पावर 1 को, तो 1 माइनस 1/3 v हो जाएगा, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे b1 निकालोगे तो b1 बराबर क्या हो जाएगा, n की पावर जो हो जाएगा 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। कौन सा हो जाएगा, पहला n की पावर, देखो यहाँ पे 3 है तो 3b माइनस b यानी कि 2b हो जाएगा, ठीक, 2b हो जाएगा, 2b/3b। तो इसीलिए इसको हटा दो, 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे अगर यहाँ से हम करेंगे तो 3b हो जाएगा और यहाँ 3b माइनस ये कितना था 1/3, तो यहाँ पे 3b आ जाएगा और 3b माइनस 1 अपान 3b हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर जो आएगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रख देंगे 3b माइनस 1/3b हो जाएगा, यानी कि यहाँ b1 की वैल्यू आ जाएगी n की पावर, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के दोनों, देखो इसको 1 सेकंड, ये वाला जो हम लगाए हैं इसको जब यहाँ पे सॉल्व करोगे, ठीक है, ये यहाँ से इसको यहाँ से ये इसी को इतना जो है सॉल्व कर लोगे, बस इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे b1, देखो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहीं से इतना सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कितना यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग, b1/b2 इक्वल टू हो जाएगा n की पावर n/3। अब यहाँ से आप जब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, b1 की, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, निकाल लीजिएगा। अगला कह रहा है कि इंद्रधनुष, ठीक, क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बैगनी और लाल, ठीक। क्या हो जाएगा, बैगनी और लाल। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत जो होते हैं वर्णपट्ट बैगनी और लाल रंग के होते हैं। श्वेत प्रकाश किरण से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इंद्रधनुष के रंग क्रमशः कौन कौन से होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग के क्रम में होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा, इसमें से देखो, इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
देखो जो कार्डियोलॉजी होता है वो हृदय रोग से संबंधित है, क्या हो जाएगा हृदय रोग, और सही सुमेलित है, ठीक। और जो गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी होता है वो पाचन तंत्र यानी कि पेट और आंत से संबंधित होता है, ठीक है। और जो यूरोलॉजी होता है वो जो है यूरिनरी ट्रैक या सिस्टम तथा प्रजनन अंग से संबंधित होता है। और जो न्यूरोलॉजी होता है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, ठीक। और गैस्ट्रोलॉजी बताए ही हैं पाचन तंत्र से, ठीक। और जो गैस्ट्रोलॉजी जो है पाचन तंत्र से, और यूरोलॉजी जो है यूरिनी से, और जो है ये श्वसन तंत्र मतलब कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो इसलिए एक से अधिक सही हो जाएगा। अगला है कि क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोन्टोक्स का परीक्षण, ठीक। क्षय रोग को मोन्टोक्स का परीक्षण से करते हैं। देखो क्षय रोग टीबी का एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस यानी कि नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। इसमें बचने के लिए बच्चों को BCG यानी कि बैसिलस कैलेमिटी ग्यूटीन का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। क्षय रोग के लिए मोन्टोक्स का परीक्षण किया जाता है, ठीक। अगला है धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है, तो ये हो जाएगा 2,4-D। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक जो है वो 2,4-D है। यह एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका नाम जो है 2,4 जो है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। भारत में राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती हुए हैं, तो हो जाएगा पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। कोंकण रेल मार्ग जो है वो 4 राज्यों की सहभागिता है, लेकिन यह मार्ग कर्नाटक के मंगलौर तक ही पहुंचता है। कर्नाटक के अलावा गोवा तथा महाराष्ट्र इस मार्ग से जुड़े हुए हैं। अगला है करण निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, जो है भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसको बोलते हैं ग्रेनिन। जो ग्रेनिन जो होता है वो एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से अमाशय द्वारा निर्मित और छोटी मात्रा में छोटी आंत अग्न्याशय और मस्तिष्क द्वारा स्रावित किया जाता है। इसे भूख हार्मोन के रूप में जाना जाता है, जो भूख और परिपूर्णता की संवेदना को जो है सुविधाजनक बनाता है तथा ये वसा भंडारण को भी बढ़ावा देता है। फिर है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो कावेरी नदी जो है ये कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु, मतलब कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में है। कुर्ग जिले में अवस्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ये कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अमेजन वर्षा वन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, ठीक, कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिण अमेरिका में। अमेजन वर्षा वन बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हैं जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन के क्षेत्र में प्रसारित होते हैं। ब्राज़ील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग यह उत्तर में गुयाना हाईलैंड, पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राज़ील के केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। फिर अगला है कि भारतीय लोक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज में भर्ती होने वाला मतलब पहला भारतीय कौन था, तो ये देखो सत्येंद्र, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1864 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। 1862 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने परीक्षा के लिए अध्ययन करने के लिए भारत से इंग्लैंड की यात्रा की थी। 1863 ईस्वी में उन्हें सिविल सेवा के लिए चुना गया और इंग्लैंड में अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद 1864 में भारत लौट आए। वो भारत के पहले भारतीय सिविल सेवा ICS के अधिकारी थे। फिर अगला है कि एस्थेनोफियर का एक भाग है, तो ये हो जाएगा
पृथ्वी का आवरण। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया। एक है क्रस्ट मेंटल और कोर। एस्थनोस्फीयर मेंटल का ऊपरी भाग है। यह मैग्मा का मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सतह पर अपना मार्ग खोजता है। क्रस्ट और मेंटल के सबसे ऊपरी भाग को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें स्रोत नहीं है। तो ये जो है जाएगा नाबार्ड। देखो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अगर देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए की गई थी। यह औद्योगिक वित्त बैंकों को पुनर्वित्त जो संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम राज्य वित्तीय निगम यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाले संस्थान हैं। ठीक है, फिर है भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। ठीक, देखो भारत के उत्तरी राज्य पंजाब और हरियाणा के मैदानी भाग गेहूं के विपुल उत्पादक रहे हैं। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात है। तो अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष के न्यूनतम दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा इसमें से, ये हो जाएगा पहला हो जाएगा। ठीक है, 100। अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना को एक सामाजिक मापदंड के रूप में प्रस्तुत किया गया था जो काम के अधिकार को गारंटी देता है। इस सामाजिक मापदंड और श्रम कानून का मुख्य सिद्धांत यह है कि स्थानीय सरकार को ग्रामीण भारत में उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कानूनी रूप से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। तो उच्चतम बैंक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो भारत के बैंकिंग प्रणाली में सर्वोच्च स्थान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। इसे बैंकों का बैंक एवं केंद्रीय बैंक कहते हैं। ठीक, इसका जो प्रमुख कार्य है वो करेंसी नोटों का निर्गमन, साख नियंत्रण, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना आदि होता है। फिर अगला है कह रहा है प्राइस सीलिंग का क्या अर्थ है। तो इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा वस्तुओं या सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमा का अधिरोपण। मूल्य सीमा उस तंत्र को संदर्भित करती है जिसके द्वारा किसी वस्तु की कीमत की एक निश्चित स्तर तक बढ़ने से रोका जाता है। मूल्य सीमा तब प्रभावी हो जाती है जब इसे संतुलन कीमत से नीचे रखा जाता है। किराया नियंत्रण मूल्य सीमा के सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक है। फिर अगला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुंबई में स्थापित है। फिर अगला है कह रहा है कौन सा ऐसा कर रहा है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन इससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। तो यह हो जाएगा केंद्रीय उत्पादन शुल्क। ठीक है, क्या हो जाएगा केंद्रीय उत्पादन शुल्क। अगर हम बात करें तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजन किया जाने वाला कर है। इसे केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। इससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सर सी.वी. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब। तो जो है ये प्राप्त हुआ था 1930 में। वर्ष 1930 में सर सी.वी. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार चिकित्सा, साहित्य, भौतिक रसायन, शांति तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। सर रमन को यह सम्मान रमन प्रभावनीय भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये जो है
हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड की राजधानी द हेग में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। इस न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है और विश्व के 193 देश इसके सदस्य हैं। फिर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अमेरिका को फ्रांस ने 1886 ईस्वी में इसे तोहफे में दिया था। ओ गॉड, तो ये इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 108 का इसका हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने बुनियादी स्कूलों का नाम कस्तूरबा बुनियादी विद्यालय के रूप में बदलने का फैसला किया है। पहला बुनियादी विद्यालय महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ठीक, क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। देखो, पुनर्जीवित बुनियादी स्कूलों का नाम अब महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। इन स्कूलों को अब कस्तूरबा बुनियादी स्कूल विद्यालय के रूप में नामित किया जाएगा। पहला बुनियादी विद्यालय 1939 ईस्वी में पश्चिम चंपारण जिले के वृंदावन गांव में स्वयं महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। इन विद्यालयों को आम परामर्श में महात्मा गांधी का स्थूल के रूप में भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कृति बार बार बीमार पड़ती है क्योंकि वो संरक्षण देने वाले खाद्य पदार्थ कम खाती है। निम्नलिखित में से हम इस श्रेणी में मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन विटामिन एवं खनिज। विटामिन एवं खनिज पदार्थों की कमी से कृति बार बार बीमार पड़ना, मतलब बीमार पड़ना या पड़ती है। उक्त सूक्ष्म पोषक तत्व की भी कमी बीमारी के लक्षण के रूप में परिलक्षित होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के तथा खनिज पदार्थों Ca, Mg मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम जो है, ब्रोमीन और Fe आदि भी आदि की भी भोजन में मौजूदगी संतुलित भोजन की पहचान है। फिर है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। किस मौसम में किसान बहुत व्यस्त रहते हैं? तो ये बुआई के समय। कृषि प्रधान देश भारत के किसानों की व्यस्तता बुआई के समय बढ़ जाती है। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। मानसून का आगमन जून जुलाई भी होता है। इसीलिए जो है कृषक की व्यस्तता जुलाई अगस्त से शुरू हो जाती है। यही फसल बुआई, बीज डालना, नर्सरी पौधों को तैयार करना, इसी का सीजन होता है। फिर अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय। जो शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही की थी। फिर अगला है कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की मरुभूमि को पानी देकर सींचती है। ठीक, तो ये राजस्थान को सींचती है, तो ये सतलुज नदी का जल नहर द्वारा जाता है। देखो, सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई, जिससे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सिंचाई होती है। सतलुज मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियों में आग्रह है। पंजाब में जो है भाखड़ा नागल डैम स्थल से जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर जो निकाली गई है वो इंदिरा गांधी के नाम से चर्चित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कैक्टस, बबूल, फीकर आदि वृक्ष किस तरह के धरातल पर उगते हैं? तो ये हो जाएगा, एक सेकंड, ये हो जाएगा रेगिस्तान। ठीक है, कैक्टस, बबूल, कीकर, रेगिस्तानी पेड़ ये जो है कटीले झाड़ीदार पेड़ समूहों में वन प्रकाशीय दिखते हैं। प्रकृति ने इन्हें आत्म रक्षार्थ पत्तों पर कांटे उग रखे हैं। जो है बबूल दातून में उपयोगी है। कीकर इमारती लकड़ी के रूप में प्रयुक्त है और जल की खोज में इन पत्तों की जड़ें काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। फिर है भारती ने गैस पर एक केतली में पानी उबलने के लिए रख दिया और उसकी टोंटी पर कार्क लगा दिया। कुछ देर बाद पानी के उबलते ही कार्क गति से बाहर निकला तथा धुआं बाहर आ गया। इससे पता चलता है, तो क्या हो जाएगा इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। ठीक,
केतली में पानी का उबलना वाष्पीकरण का उदाहरण है। ताप के प्रभाव से जल वाष्प में बदलकर उड़ने लगता है, इसे वाष्पीकरण क्रिया कहते हैं। यदि केतली का पानी ढक कर रखा जाए तो यह प्रेशर के कारण कार का ढक्कन हिलने लगता है और बाहर भी गिर जाता है, ठीक। इसीलिए फिर अगला क्वेश्चन है कि वीमेंस डे, नारी दिवस, किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। वीमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1975 ईस्वी में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में स्वीकारा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने UIDAI प्रमाणीकरण के लिए VAF सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। VAF में V क्या है? तो ये हो जाएगा बिहार। देखो, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार आधार प्रमाणीकरण फ्रेमवर्क यानी कि VAF के माध्यम से प्रमाणित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को पाने के लिए संबंधित सभी विभागों से पूछा, जिन्हें नौकरी करने के लिए भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा लाइसेंस दिया गया। राज्य IT विभाग द्वारा विकसित BAF सॉफ्टवेयर विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगा, क्योंकि इससे DBT के माध्यम से पैसे का भुगतान करने से पहले लाभार्थियों को आधार आधारित पहचान के प्रमाणीकरण में मदद मिलेगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो ये हो जाएगा गरीबों का स्थायित्व। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी का स्थायित्व है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो ये हो जाएगा यरवदा, ठीक। महाराष्ट्र के पुणे जिले के यरवदा कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के बाद जो है मार्च 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जनवरी 1932 में गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा कारागार में रखा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि तिनकठिया कानून किस प्रकार व किसकी खेती से संबंधित है? तो ये हो जाएगा चंपारण नील। तिनकठिया कानून बिहार के चंपारण जिले व नील की खेती से संबंधित है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे लगान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया था। तो यह था आज का लास्ट ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन था। आपको पता है कि ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, वरना ना करिए अगर आपका मन हो तो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।